हेलो एवरीवन, एक और नया दिन और एक नए वीडियो के साथ हम वापस से आते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पिछला वीडियो जो आपने डिमांड का देखा, उस वीडियो में हम लोगों ने डिमांड के फैक्टर्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस भी कर चुके थे। जिसमें से सबसे पहला फैक्टर था कमोडिटी का प्राइस किस तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड पे असर डालेगा, कंज्यूमर की इनकम किस तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी, और रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में किस तरीके से एक कमोडिटी का प्राइस दूसरी रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड पे असर क्रिएट करेगी। तो वहां पे कुछ हमने 3 बेसिक फैक्टर्स को किया था। अब आगे आने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको आज के वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ऊपर नीचे होती है, यानी बढ़ सकती है या घट सकती है, वो है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। भाई देखो, कंज्यूमर को बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, वो फ्यूचर का बहुत सोचता है, और इकोनॉमिक्स में वैसे भी कंज्यूमर को रैशनल बीइंग ट्रीट किया गया है, यानी कि कंज्यूमर बेस्ट डिसीजन लेता है। ठीक, तो अब कंज्यूमर को क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, किन बातों को लेकर के? सबसे पहला पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, कमोडिटी के प्राइस को लेकर के, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी को लेके। दूसरा आप ले सकते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है किस बात को लेकर के? अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग यहां पे करेक्ट कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स को लेकर के। तो कंज्यूमर क्या सोच रहा है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला है, या फिर कमोडिटी की अवेलेबिलिटी फ्यूचर में होगी या नहीं होगी। तो कंज्यूमर को ये जो एक्सपेक्टेशन है इन सारी पॉइंट्स को लेकर के, इसका भी डिमांड पे असर देखने को मिलेगा। सपोज करो अगर किसी कमोडिटी को लेकर के लग रहा है कंज्यूमर को कि ये कमोडिटी आगे आने वाले समय में और महंगी होने वाली, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, टमाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज टमाटर चल रहा है सपोज करो 50 रुपए किलो, 50 रुपीज फॉर केजी। ठीक, और आज कंज्यूमर ने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसको लग रहा है कि यार अगले हफ्ते टमाटर जो है या अगले आने वाले 2 दिन में टमाटर का प्राइस बढ़ने वाला है। टमाटर जो है वो 50 रुपए से बढ़ करके जो है वो 80 रुपीज में हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा टमाटर का। ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कंज्यूमर को कमोडिटी के प्राइस को लेकर के। तो अब ध्यान से समझिएगा, कंज्यूमर यहाँ पे क्या करेगा, उसको फ्यूचर में यानी 2 दिन बाद 80 रुपए में टमाटर ना खरीदने पड़े, यानी ज्यादा प्राइस कमोडिटी का ना देना पड़े, इसके लिए वो प्रेजेंट में ही, करंट में ही क्या करेगा, टमाटर की थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड करेगा, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करके रख लेगा कि 3-4 दिन बाद उसको महंगे प्राइस पे उस कमोडिटी को परचेज ना करना पड़े। तो यहाँ पे कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में 2 दिन बाद प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसने बढ़े हुए प्राइस पे कमोडिटी को लेना जो है वो अच्छा नहीं समझ रहा, इसीलिए वो करंट में ही, प्रेजेंट टाइम पे ही टमाटर यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर कमोडिटी के प्राइस को लेकर के एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर उसी के अकॉर्डिंग डिमांड को भी बाजार में बढ़ाता या घटाता है। वहीं अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में ये कमोडिटी और सस्ती हो जाएगी, इसका प्राइस हो सकता है कम हो जाए, तो वो प्रेजेंट में डिमांड ना करके, क्योंकि प्रेजेंट में प्राइस बढ़ा हुआ है, फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो वो प्रेजेंट में उस कमोडिटी को परचेज ना करके उस कमोडिटी की डिमांड को कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। इसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का भी सेंस हम समझ सकते हैं कि भाई देखो, अगर किसी कंज्यूमर को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट आज की डेट में अवेलेबल है, लेकिन कल इस चीज की कमी मार्केट में मुझे देखने को मिल सकती है, या प्रोडक्ट कल या परसों या आगे आने वाले टाइम में मुझे इतना इजीली अवेलेबल ना हो, तो वो प्रेजेंट टाइम पे ही उसकी डिमांड को बढ़ाएगा और उसको स्टॉक करके रख लेगा कि भैया फ्यूचर में मुझे मिले या ना मिले। तो यहाँ पे ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स को लेकर के, जिसका असर हमें किस पे देखने को मिल रहा है, कमोडिटी की डिमांड को। तो इस तरह फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की हमेशा इन्फ्लुएंस करेगी किसको, प्रोडक्ट की डिमांड को। नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर के बाद, हम 5th फैक्टर इसको बोल सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। ये एक और फैक्टर बन जाएगा जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड बाजार में घट सकती है या बढ़ सकती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल इससे समझते हैं इसको। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ने बोला है, या क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर बोला गया है कि आपको आपकी इकोनॉमी के अंदर लोन कितना इजीली मिल जा रहा है, आप कितना आसानी से लोन ले पा रहे हो, इस बात से भी डिमांड का असर पड़ता है। क्योंकि देखो, अगर लोन लेना मुश्किल है तो तुम्हारा बजट वहां पे होगा लिमिटेड, तुम उस चीज को वहां पे खरीद नहीं पाओगे कैश दे करके, क्योंकि
पैसा तो इतना है नहीं कि तुम उसको कैश दे करके खरीद लो, और लोन तुम्हें इजीली मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर उसी जगह आपकी इकोनॉमी में फंड्स जो है वो इजीली अवेलेबल करा दे रहा है बैंक, यानी लोन आपको आसान शर्तों के साथ आसान ब्याज यानी इंटरेस्ट पे अगर बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर दे रहा है, तो आपने क्या किया, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अभी कैश दे करके आप उस सामान की डिमांड कर पाए, डिमांड कम है। लेकिन अगर आपको बैंक लोन आसानी से दे रहे हैं तो आपने लोन लिया और झट से उस प्रोडक्ट को उसकी डिमांड बढ़ा दी, यानी बाजार में उसको खरीदने निकल गए। तो यहाँ पे आप बाजार में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्यों कर निकल गए बाजार में उस प्रोडक्ट की डिमांड करने क्यों चले गए, क्योंकि आपको लोन आसानी से मिला और आपने उस प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में एक्सप्रेस कर दी। तो जितना आसानी से लोन मिलेगा मार्केट में गुड्स की डिमांड उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जितना लोन लेने में तुम्हें मुश्किल आएगी प्रोडक्ट की डिमांड इकोनॉमी में उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल ले लो यार धनतेरस वगैरह का, देखो उसमें क्या होता है, फटाफट गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाती है क्योंकि आसानी से लोन आपको मिल जाता है। जो चीज आप कैश पे डिमांड नहीं कर पा रहे थे वो आपने फटाक से बैंक से लोन ले लिया और लोन लेकर के डिमांड कर दिया। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट की फैसिलिटी कितनी इजी है, कितनी आसानी से बैंक तुमको लोन उठा करके दे दे रही है, इस बात का भी असर पड़ेगा किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पे ये एक और फैक्टर हो जाएगा जो प्रोडक्ट की डिमांड पे असर डालेगा, प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। अब क्रेडिट फैसिलिटी को करने के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो आता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है तो ध्यान से समझिए। जब एक कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर के कंजम्पशन स्टाइल को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है कि यार इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, इसके पास आईफोन है मेरे पास तो सिर्फ यही वाला फ़ोन है तो मैं भी एक काम करता हूँ आईफोन ले लेता हूँ। तो जब आप किसी कंज्यूमर के कंजम्पशन स्टाइल से इंस्पायर्ड होके उसी के कंजम्पशन स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी के जैसा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, लाइक देखो कि कोई तुम्हारा दोस्त एक नया आईफोन लेकर के आ रहा है, ठीक, पहले तुम्हारे को आईफोन का कोई क्रेज नहीं था, तुम आईफोन की डिमांड नहीं कर रहे थे बाजार में, तुम्हारे पास जो नॉर्मल ब्रांड का फोन है वही तुम कंज्यूम कर रहे थे। अब तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड वो आईफोन लेकर के आ गया, तो अब तुमको भी लग रहा है कि यार इसके पास है तो मेरे पास भी वो कम्युनिटी होनी चाहिए। तो देखो वहां पे तुम उसके कंजम्पशन पैटर्न को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसके कंजम्पशन स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके के इफेक्ट को ही हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। और देखो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट सीधे तौर पे डिमांड पे असर डाल रहा है। आपने उसको देखा, पहले आप उस कम्युनिटी की डिमांड नहीं कर रहे थे, आपने उस पर्सन को देखा जिसके पास वो सामान है, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए और आपको भी अब प्रोडक्ट चाहिए, यानी आपने भी मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड को एक्सप्रेस कर दिया और डिमांड बढ़ गई बाजार में। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी प्रोडक्ट की डिमांड पे असर डालेगा, उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें जो डिमांड पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है वो है पॉपुलेशन का साइज और उसका कॉम्पोजिशन। So size and composition of population also creates impact on demand for a goods and services। ध्यान से सुनो, बहुत इजी है ये। पहला देखो साइज और दूसरा है कॉम्पोजिशन, किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का साइज मतलब जनसंख्या कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा आपके देश की जनसंख्या होगी आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर पॉपुलेशन कम है तो जनसंख्या कम है तो डिमांड भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी, वहां पे कम ही होगी। नेक्स्ट फैक्टर है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि भाई आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने जो है वो बच्चे हैं, कितना जो है यूथ है और कितने बूढ़े लोग हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी में बच्चे ज्यादा है, मतलब कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से है कि चिल्ड्रन ज्यादा हैं, तो आपकी इकोनॉमी में किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होगी, टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी, चॉकलेट्स की डिमांड ज्यादा होगी, स्कूल की डिमांड ज्यादा होगी, स्टेशनरीज की डिमांड ज्यादा होगी, जो आपके छोटे छोटे बच्चों के गेम्स आते हैं खेलने के लिए उन चीजों की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी जगह मान लेते हैं कि अगर ओल्ड पीपल ज्यादा हैं, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी, व्हील चेयर की डिमांड ज्यादा होगी, वॉकिंग स्टिक्स की डिमांड ज्यादा होगी, हेयरिंग एड्स की डिमांड ज्यादा होगी, हॉस्पिटल की सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या हुआ है पॉपुलेशन का, उसका भी सीधा असर किस पे देखने को मिलता है, प्रोडक्ट की डिमांड पे। तो यहाँ से एक और फैक्टर तैयार हो जाता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन।
ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में इफेक्ट होती है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा आपका, आप ले सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट भी किसी भी जगह का प्रोडक्ट की डिमांड पे असर डालेगा, सिंपल सा है, इसको बहुत बेसिक एग्जांपल से आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगा। ठीक, अब क्लाइमेट कैसे असर डालता है भैया, तो क्लाइमेट में क्या, अगर आप ठंडी जगह पे रह रहे हैं तो आप किन चीजों की डिमांड करेंगे, एसी की डिमांड नहीं करोगे, आप ब्लैंकेट्स की डिमांड करोगे। ठीक, आप जैकेट्स की डिमांड करोगे, आप जो वुलन क्लोथ्स है उनकी डिमांड करोगे। और जो प्लेन्स में रह रहे हैं, अगर समर्स चल रहा हो, प्लेन्स में हम रह रहे हैं, गर्मियों का टाइम है, तो हम एसी की डिमांड करेंगे, हम वाटर कूलर की डिमांड करेंगे, हम फ्रिज की डिमांड करेंगे। सो जैसा आपका क्लाइमेट है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं या जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हैं, उस तरीके से आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी इकोनॉमी में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट और फैक्टर हो गया, क्लाइमेट फैक्टर हो गया। अब उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है चीजों को लेकर, अब किस चीज के रिगार्डिंग है, तो ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट का काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर टैक्सेस इंपोज करती है सरकार, जीएसटी लगाती है और भी अदर तरीके के टैक्स लगाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सरकार किसी भी सामान पे जीएसटी लगाती है, ठीक, तो उसका दाम बाजार में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। अब अगर जीएसटी लगा रही है और इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। ठीक, तो ये कुछ आप एग्जाम्पल याद रखेंगे और एग्जाम में लिख करके भी आएंगे। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है जीएसटी वगैरह को लेकर के, अगर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर रही है, जीएसटी का रेट बढ़ा दे रही है, तो उससे होगा क्या, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस इकोनॉमी में बढ़ने लगेंगे और उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर की जेब पे पड़ेगा। यानी कंज्यूमर के लिए अब वो सामान क्या हो जाएगा, खरीदना महंगा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, जीएसटी सरकार ने बढ़ाई, कंज्यूमर की जेब पे उसका असर पड़ा, उसके लिए वो सामान महंगा हो गया, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक, तो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है आपकी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट की किस तरीके की स्ट्रैटेजी या पॉलिसी है, उसका भी असर पड़ेगा किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर। ठीक, तो ये एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, 10th फैक्टर हो गया, वो आपका हो जाएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपकी इकोनॉमी में, ये भी प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो भी आपकी नेशनल इनकम है वो किस तरीके से इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जीडीपी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में। ठीक, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि किसी को काम, कोई 10 घंटे काम कर रहा है और उसको सिर्फ 5,000 मिल रहा है, कोई थोड़े घंटे काम कर रहा है और वो 50 लाख रुपए कमा के लेके जा रहा है। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। तो याद रखिएगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में रिच सेक्शन की पकड़ होती है। ठीक, रिच सेक्शन जो होता है उसके पास जो है वो पावर अच्छी होती है, तो वहां पे क्या होगा, लग्जरियस गुड्स की डिमांड क्या होगी, याद रखिएगा। आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो किस तरीके की गुड्स एंड सर्विस, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, ठीक, तो किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आपको इकोनॉमी में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लग्जरी गुड्स की डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा देखने को मिलेगी अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है। समवन इज गेटिंग हाई अमाउंट ऑफ इनकम एंड समवन इज गेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ इनकम। और उसी जगह पे अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इवन, सबको एक ही बराबर मिल रहा है, ठीक है, सभी 5,000 पा रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000, तो इस केस में क्या होगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अब अनइवन में क्या होगा, ना तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है ना तो बहुत ज्यादा गरीब है, सब एक नॉर्मली फ्लैट प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हुए हैं, सबको एक ही जैसी इनकम मिल रही है। तो इस तरीके की इकोनॉमी में याद रखिएगा जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी इज इवन। तो नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे 11th फैक्टर हो जाएगा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर।
भैया कोई भी सामान अगर खरीद रहा है तो वो कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है। सामान क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको उसकी जरूरत होगी, नीड होगी। तो सामान जो आप खरीद रहे हो, यानी कि जो भी सामान कंज्यूमर खरीद रहा है उसके लिए कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, कंज्यूमर उस सामान को पसंद कर रहा है या फिर नहीं पसंद कर रहा। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज अगर कंज्यूमर पसंद कर रहा है, कंज्यूमर को वो ट्रेंडी लग रही है, उसको लग रहा है कि अभी ये चीज फैशन में है और ये भी चीज मेरे पास होनी चाहिए, कंज्यूमर उसको प्रेफरेंस दे रहा है, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा होती है। और अगर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं पसंद कर रहा, उसको लग रहा है आउटडेटेड है, आउट ऑफ फैशन है, या अब ये इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है, तो मार्केट में हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो सिंपल सा फैक्ट है ये, कंज्यूमर प्रेफर करेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर कंज्यूमर प्रेफर नहीं कर रहा है कमोडिटी को तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली। टोटल कितने फैक्टर हैं, 11 फैक्टर हैं। बुक से आप देख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, सीक्वेंस मतलब आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो पॉइंट्स ऑफ बुक से देख लेंगे। तो ये पूरे फैक्टर्स हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए, जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में कभी एक जैसी नहीं होती, बढ़ती घटती रहती है। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देती हूँ। पिछले वीडियो में हमने 3 फैक्टर करे थे, कमोडिटी का प्राइस, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस एंड कंज्यूमर की इनकम। और आज इस वीडियो में हम लोगों ने कौन से फैक्टर किए, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेट, government policy, income distribution and taste and preference of consumer. So basically these are the total 11 factors जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड घटती या बढ़ेगी। So these are called the determinants of demand. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिमांड के एक और नए टॉपिक के साथ।